नमस्कार। विज्ञान और इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और क्लास 12 की फिजिक्स में आज जानते हैं कि एक अल्टरनेटिंग सप्लाईज में आरएलसी सीरीज सर्किट को फेजर की कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल प्रेजेंटेशंस की मदद से मैथमेटिकल एनालिसिस से इंपीडेंस ट्राइंगल कैसे बनता है और कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस ट्राइंगल की मदद से वोल्टेज फेजर डायग्राम किस प्रकार बन जाता है और पाइथागोरस और ट्रिग्नोमेट्री के जो रिलेशंस हैं वो किस तरह से अल्टरनेटिंग सर्किट्स को बहुत आसानी से एनालाइज करने के टूल बन जाते हैं। इस लर्निंग वीडियो के नोट्स एक पीपीटी के रूप में वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जहां से आप इनका अपनी स्टडीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू करते हैं। साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट सप्लाईज में जुड़े हुए आरएलसी सीरीज सर्किट में जब हम साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज एक्साइटेशन देते हैं तो जो सेम फ्रीक्वेंसी का अल्टरनेटिंग करंट बनता है, दोनों करंट और वोल्टेज के बीच में आरएमएस मैग्नीट्यूड्स में क्या रिलेशन है और क्या फेज डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, उसे एनालाइज करने के लिए हम चार्ल्स स्टीमेंस की फेजर अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं और एक एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स फेजर रिप्रेजेंटेशन की मदद से सिर्फ मैथमेटिकल एनालिसिस से हम करंट और वोल्टेज के रिलेशनशिप को एनालाइज करके एक कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस की कंसेप्ट को डेवलप करेंगे और कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस से वोल्टेज फेजर डायग्राम बनेगा और यही वोल्टेज फेजर डायग्राम हमारे लिए पावर कैलकुलेशंस के लिए रियल पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर की कैलकुलेशंस का भी बेस बन जाएगा। अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज के बीच में मैग्नीट्यूड और फेज डिफरेंस की रिलेशनशिप कैलकुलेट करने के लिए हम करंट या वोल्टेज में से दोनों में से किसी एक को रेफरेंस फेजर बना लेते हैं। जब हमने फेजर डायग्राम से आरएलसी सीरीज सर्किट को एनालाइज करने की बात की थी तो सीरीज सर्किट में जो कॉमन करंट था उसे रेफरेंस ले लिया था, लेकिन जब हम मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस के साथ आज आरएलसी सीरीज सर्किट को जब समझेंगे तो हम वोल्टेज के फेज को जीरो लेंगे, उसकी इनिशियल इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड को t0 पे जीरो वैल्यू रखते हुए इस तरह के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से या इस तरह के रोटेटिंग वेक्टर जो फेजर रिप्रेजेंटेशन है उससे रिप्रेजेंट करेंगे। t0 पे ये जो इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड है वो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है तो वो जीरो हो जाएगा और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से साइनोसॉइडल अल्टरनेट करता हुआ ये साइनोसॉइडल वोल्टेज की पीक मैग्नीट्यूड Vm है। हम फेजर रिप्रेजेंटेशन में आरएमएस मैग्नीट्यूड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए इसे √2V के रूप में मैक्सिमम वैल्यू को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ये V आरएमएस वैल्यू हो जाएगी और ये e की पावर j ओमेगा t फेजर की ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन के साथ हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से बदलने वाली एंगुलर पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और e की पावर j0 में ये जीरो वोल्टेज फेजर का t0 पे जो हमारा रेफरेंस पोजीशन हमने मानी है जीरो एंगल बता रहा है और ये एक बहुत सिंपल प्रेजेंटेशन हो गया आरएमएस मैग्नीट्यूड और फेज एंगल। मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म को हम पोलर फॉर्म कहते हैं। वोल्टेज को रेफरेंस लेते हुए हम करंट को किसी जनरल इक्वेशन में फाई एंगल पे मानेंगे। करंट का पीक मैग्नीट्यूड Im है। हमें आरएलसी सीरीज सर्किट के लिए Vm और Im में मैग्नीट्यूड रिलेशन क्या है और वोल्टेज के जीरो रेफरेंस और करंट के फाई फेज एंगल के बीच में ये जो फेज डिफरेंस एंगल है फाई, उसकी कैलकुलेशन करनी है। हम करंट को भी एक फेजर रिप्रेजेंटेशन से जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ये I आरएमएस वैल्यू है। e की पावर j ओमेगा t वोल्टेज फेजर की भांति ही करंट फेजर की रोटेटिंग नेचर है और ये करंट फेजर का वोल्टेज फेजर के रेफरेंस में फेज डिफरेंस एंगल है। हम एक सिंपल फॉर्मेट में आरएमएस मैग्नीट्यूड और फेज एंगल के साथ पोलर फॉर्म में मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें एक नॉन इंडक्टिव प्योर रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू R ओम है और एक आइडियल इंडक्टर जिसकी वैल्यू L हेनरी है और एक प्योर कैपेसिटर C फैराड का इस तरह से एक साइनोसॉइडल वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किए हुए हैं कि इन सब के बीच में करंट फ्लो का एक ही पाथ है, यानी रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर की करंट और सोर्स सप्लाई की करंट सेम है। हमने उस करंट की आरएमएस वैल्यू I ली और जब हमने फेजर डायग्राम से ये कैलकुलेशन की थी तो करंट को रेफरेंस बनाते हुए हमने वोल्टेज को किसी एंगल फाई पे मानते हुए करंट और वोल्टेज के बीच में फाई फेज डिफरेंस निकाला था और Vm और Im में रिलेशन प्राप्त किए थे। लेकिन आज जब हम ड्राइंग की बजाय मैथमेटिकल एनालिसिस से करंट और वोल्टेज की रिलेशनशिप निकालेंगे तो दी गई वोल्टेज को रेफरेंस जीरो एंगल का फेजर लेंगे और करंट का कोई फेज एंगल फाई अज्यूम कर लेंगे और एनालिसिस से पता करेंगे कि करंट वोल्टेज के साथ क्या फेज डिफरेंस रखता है और हम जानेंगे कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस की हेनरी और कैपेसिटर की फैराड वैल्यूज के साथ सप्लाई फ्रीक्वेंसी ये डिसाइड
डिसाइड करेगी कि करंट और वोल्टेज के बीच में मैग्नीट्यूड और फेज डिफरेंस एंगल की क्या रिलेशन रहेगी। ये एक सीरीज सर्किट है जिसमें आर, एल और सी में ये टोटल सप्लाई वोल्टेज डिवाइड हो रही है। तो किरचॉफ के वोल्टेज लॉ के अनुसार हम कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस सप्लाई वोल्टेज आर की इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, एल की इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और सी की इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के सम के बराबर है। आर की वोल्टेज को रेड, इंडक्टर की वोल्टेज को ब्राउन और कैपेसिटर की वोल्टेज को ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज और उसके थ्रू करंट प्रोपोर्शनल है और V इज इक्वल टू IR ओम का रिलेशन है। एक इंडक्टर में करंट का टाइम रेट चेंज di/dt समय के साथ धारा में परिवर्तन की दर उसके सिरों पर लगाई गई वोल्टेज के समानुपाती है और समानुपाती स्थिरांक को हम कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। तो L di/dt इंडक्टर की इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हो गई है और कैपेसिटर में वोल्टेज के अनुसार कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज होता है और चार्ज करंट का इंटीग्रेशन है। तो Q/C करंट के इंटीग्रेशन बटा C कैपेसिटर की वोल्टेज हो गई है। यहाँ ये ऑरेंज कलर में हमने I की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट किया है, रेड कलर में रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस की वोल्टेज है, ब्राउन कलर में सेल्फ इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस की वोल्टेज है और ब्लू कलर में कैपेसिटर की वोल्टेज को हमने रिप्रेजेंट किया है। और जब हम आज फेजर की मदद से कैलकुलेशंस करेंगे तो यहाँ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो Vm sin ओमेगा t होती है, इस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को हम इस फेजर का इमेजनरी पार्ट कह सकते हैं। आयलर की आइडेंटिटी के अनुसार e की पावर j ओमेगा t का जो इमेजनरी पार्ट है वो sin ओमेगा t है। तो ये Vm sin ओमेगा t इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हो गई। हम यहाँ रेजिस्टेंस की जो वोल्टेज है उसे इस करंट के फेजर एक्सप्रेशन में R के मल्टीप्लिकेशन के बाद जो इमेजनरी क्वांटिटी आती है उसे समझ सकते हैं। और सारी टर्म्स में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे अगर इमेजनरी पार्ट बराबर है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है जिसमें रियल और इमेजनरी दोनों पार्ट हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। तो मैं बार बार ये इमेजनरी पार्ट है इस कैलकुलेशंस को यूज ना करते हुए यहाँ वोल्टेज की जगह वोल्टेज का फेजर रिप्रेजेंटेशन और यहाँ ऑरेंज कलर में करंट की जगह करंट का ये फेजर रिप्रेजेंटेशन जब मैं लिखता हूं तो ये IR रेजिस्टेंस की वोल्टेज हो गई है। ये L di/dt I का ये फेजर एक्सप्रेशन हमने लिखा, ये कैपिटल I RMS करंट है, e की पावर j ओमेगा t करंट और वोल्टेज के फेजर की ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर वेलोसिटी से रोटेटिंग नेचर है। वोल्टेज को हमने रेफरेंस लिया है और करंट को किसी एंगल फाई पे लिया है। यहाँ इंटीग्रेशन करते हुए भी हमने करंट का ये फेजर एक्सप्रेशन लिख दिया है। तो कैपेसिटर की वोल्टेज हो गई 1/C इंटीग्रेशन I dt। एक सीरीज सर्किट में टोटल सप्लाई वोल्टेज R, L और C में डिवाइड हो गई। R की वोल्टेज में IR में हमने करंट की जगह करंट का फेजर एक्सप्रेशन लिख दिया है और यहाँ L की वोल्टेज में L di/dt में ये करंट का फेजर यहाँ लिख दिया है। और यहाँ कैपेसिटर की वोल्टेज में 1/C इंटीग्रेशन I dt में ये I का फेजर एक्सप्रेशन हमने लिख दिया है। जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो √2 ये RMS करंट मैग्नीट्यूड और ये करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस, ये तीनों क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से भी बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन से भी बाहर आ जाएगा और हम पाएंगे कि हमें सिर्फ e की पावर j ओमेगा t का यहाँ L की वोल्टेज निकालते समय डिफरेंशिएशन करना है और यहाँ 1/C के साथ ये जो करंट का इंटीग्रेशन है इसमें भी e की पावर j ओमेगा t का इंटीग्रेशन करना है। और जो खूबसूरत बात है वो ये है कि e की पावर j ओमेगा t हमारी मैथमेटिक्स की दुनिया का एकमात्र ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन भी e की पावर j ओमेगा t है और इंटीग्रेशन भी e की पावर j ओमेगा t है। लेकिन ये जो t का मल्टीप्लायर है j ओमेगा, ये डिफरेंशिएशन में ऊपर L के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और यहाँ जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये t का मल्टीप्लायर c जो यहाँ डिनोमिनेटर में उसके साथ नीचे मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हम पाते हैं कि करंट फेजर तीनों एक्सप्रेशन में है। पहले में R की वोल्टेज में R है, L की वोल्टेज में आप देखिए ये ब्राउन कलर में j ओमेगा L है और यहाँ C की वोल्टेज में 1/j ओमेगा C है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, डिफरेंशिएशन से j ओमेगा ऊपर L के साथ मल्टीप्लाई हो गया है और इंटीग्रेशन के बाद j ओमेगा नीचे C के साथ मल्टीप्लाई हो गया है। अभी तक की मैथमेटिक्स को तेजी से दोहरा लेते हैं। सीरीज सर्किट में सप्लाई वोल्टेज काले कलर में, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर की वोल्टेज के सम के बराबर है। रेजिस्टेंस की वोल्टेज IR, इंडक्टर की वोल्टेज VL, L di/dt और कैपेसिटर की वोल्टेज VC 1/C इंटीग्रेशन I dt है। और यहाँ ऑरेंज कलर में जो करंट दिया हुआ है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, उसकी जगह हमने करंट का फेजर एक्सप्रेशन लिख दिया और यहाँ वोल्टेज की जो फेजर एक्सप्रेशन है वो करंट का फेजर
फेजर एक्सप्रेशन लिखने के बाद जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो जे ओमेगा एल के साथ मल्टीप्लीकेशन में आ गया और इंटीग्रेशन करने पे जे ओमेगा नीचे सी के साथ मल्टीप्लाई हो गया है। अब आप यहाँ देखिए करंट फेजर, इस दोनों ब्लू फ्रेम में आप देखिए पूरा करंट फेजर आ गया है। तो ये करंट फेजर तीनों में अगर मैं कॉमन लेता हूं तो पहले में आर, दूसरे में जे ओमेगा एल और तीसरे में 1/j ओमेगा सी कॉमन आ गया है। तो मेरा करंट फेजर हो गया है वोल्टेज फेजर डिवाइडेड बाय ये कॉम्प्लेक्स सी क्वांटिटी जिसमें रियल पार्ट भी है और जे के साथ कुछ इमेजिनरी क्वांटिटी का भी रिलेशन आ रहा है। मैं इस 1/j को ऊपर नीचे जब j से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये j/j² हो जाता है और j² -1 के बराबर होने के कारण 1/j को मैं -j कह सकता हूं। तो आप देखिए कि यहाँ j के दो पार्ट हो गए, एक +j ओमेगा एल और एक -j 1/ओमेगा सी। जिन नोटेशन के साथ j मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट होते हैं, इनमें वोल्टेज और करंट के बीच में इंडक्टर और कैपेसिटर में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ जाता है और ऐसी स्थिति में ये अल्टरनेटिंग सप्लाईज में एनर्जी को स्टोर और रिलीज करते हैं, कंजम्पशन नहीं करते। ऐसे सर्किट एलिमेंट जो करंट फ्लो के लिए वोल्टेज तो डिमांड करें लेकिन पावर कंजम्पशन नहीं करें, उन्हें हम रिएक्टेंस कहते हैं। और रिएक्टेंस के ये जो असर है, ओमेगा एल को इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल और 1/ओमेगा सी को कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी धारतीय प्रतिघात कहते हैं। तो हमारा जो करंट फेजर है, आरएमएस मैग्नीट्यूड, रोटेटिंग नेचर और T0 पे जो फेज एंगल है वो वोल्टेज फेजर डिवाइडेड बाय ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आ गई है। और यहाँ ओमेगा एल को मैंने इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रेरणिक प्रतिघात एक्सएल कह दिया है और 1/ओमेगा सी को मैंने धारतीय प्रतिघात कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी कह दिया है। और ये दोनों कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और ये जो दोनों का डिफरेंस है वो मेरा नेट रिएक्टेंस है। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज्यादा है तो जो नेट रिएक्टेंस है, शुद्ध प्रतिघात है, उसकी नेचर +j टाइप इंडक्टिव प्रकार की है। और अगर एक्ससी एक्सएल से ज्यादा हो तो मेरा नेट रिएक्टेंस बड़े में से छोटे का डिफरेंस और कैपेसिटिव -j टाइप होगा। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन है रेजिस्टेंस और नेट रिएक्टेंस, वो आरएलसी सर्किट में दो रूप रख सकता है। वो इंडक्टिव हो सकता है नेट रिएक्टेंस +j टाइप और वो कैपेसिटिव भी हो सकता है -j टाइप, डिपेंडिंग अपॉन मेरा ये जो कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन है रियल और इमेजिनरी पार्ट में रेक्टेंगल फॉर्मेट में, उसे मैं जब पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं तो ये इंपीडेंस है और ये इंपीडेंस का एंगल है। और आइलर आइडेंटिटी कहती है कि j थीटा cos थीटा j sin थीटा है और z cos थीटा r हो जाएगा और z sin थीटा x नेट रिएक्टेंस हो जाएगा। और अगर ये नेट रिएक्टेंस +j टाइप है तो थीटा पॉजिटिव आएगा। अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कम है और नेट रिएक्टेंस नेगेटिव j टाइप है तो ऐसी स्थिति में ये इंपीडेंस एंगल नेगेटिव आएगा और cos थीटा तो एक पॉजिटिव नंबर होगा अगर थीटा 0 से 90 के बीच में है और z cos थीटा r के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये जो sin थीटा है ये sin थीटा के बराबर होता है। तो z sin थीटा तो x के बराबर है और ये थीटा नेगेटिव होने के कारण -j टाइप हो जाता है। तो हम पाएंगे कि ये जो मेरा इंपीडेंस है, चाहे नेट रिएक्टेंस +j टाइप हो या -j टाइप हो, उसे मैं एक जैसे नोटेशन z थीटा, ये इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड हो गया और ये इंपीडेंस का एंगल हो गया है। तो हमने पाया कि करंट फेजर को वोल्टेज फेजर में एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी जिसमें रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है, और अगर सर्किट में एल और सी दोनों तरह के रिएक्टिव एलिमेंट है तो जो नेट रिएक्टेंस है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का डिफरेंस है। इस रेक्टेंगल फॉर्मेट में रेजिस्टेंस और नेट रिएक्टेंस को हम पोलर फॉर्म में अगर बदल लेते हैं तो आप देखिए ये इंपीडेंस और एंगल फॉर्मेट ऊपर वोल्टेज की रिप्रेजेंटेशन जैसी दिखती है, लेकिन ध्यान रहे करंट और वोल्टेज में ये जो ej ओमेगा टी है वो बता रही है कि इस वेक्टर की हॉरिजॉन्टल एक्सेस के साथ पोजीशन टाइम के साथ बदलती है, अर्थात ये वेक्टर रोटेट होते हैं, फेजर हैं। तो वोल्टेज और करंट फेजर हैं और वो साइनोसोडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहीं ये जो कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस है जिसमें रियल पार्ट रेजिस्टेंस है और इमेजिनरी पार्ट नेट रिएक्टेंस है, वो एक फिक्स्ड वेक्टर है। लेकिन अब मैं कंपैरिजन कर सकता हूं पोलर नोटेशन में करंट फेजर और इस वोल्टेज फेजर और कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस के डिवीजन का, और V/Z यहां कंपैरिजन में आप देखिए आरएमएस करंट के इक्विवेलेंट आ गया है। ej ओमेगा टी दोनों करंट फेजर और वोल्टेज फेजर की रोटेटिंग नेचर को इंडिकेट कर रही है और ये इंपीडेंस एंगल ऊपर आया तो ये -थीटा हो गया है। तो आप पा रहे हैं कि वोल्टेज अगर 0 रेफरेंस पे है तो करंट का फेज एंगल फाई इंपीडेंस एंगल के इक्वल लेकिन नेगेशन के बराबर है। तो हम कह सकते हैं आरएमएस करंट आरएमएस वोल्टेज डिवाइडेड बाई Z है और एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट का रिलेशन है V=IZ। Z अल्टरनेटिंग सर्किट की वो प्रॉपर्टी है जो खुद में करंट फ्लो को अपोज करती है और करंट फ्लो के लिए प्रोपोर्शनल वोल्टेज की डिमांड करती है। करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस है फाई वो इंपीडेंस एंगल के
इक्वल और नेगेशन है। अगर मेरा इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज्यादा है, नेट रिएक्टेंस पॉजिटिव जे टाइप है, तो मेरा थीटा पॉजिटिव होगा और फाई नेगेटिव होगा, और ऐसी स्थिति में मैं कह सकता हूं कि करंट वोल्टेज से लैग कर रहा है। अगर मेरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा है तो नेट रिएक्टेंस XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस और XL इंडक्टिव रिएक्टेंस। धारतीय प्रतिघात और प्रेरणिक प्रतिघात का जो अंतर है, जो शुद्ध प्रतिघात है, वो धारतीय प्रकृति का -J टाइप हो गया है, और ऐसी स्थिति में मेरा थीटा नेगेटिव होगा और थीटा का नेगेशन फाई पॉजिटिव होगा। तो मैं कहूंगा कि कैपेसिटिव डोमिनेंस वाले सर्किट में करंट लीड करता है। ये याद कराने के लिए पर्याप्त है कि कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है। हम इस कॉम्प्लेक्स नोटेशन को इतनी जटिल तरीके से लिखने के बजाय बहुत सरल पोलर रिप्रेजेंटेशन में मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म में लिखते हैं और कहते हैं कि करंट फेजर, वोल्टेज फेजर और कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस पोलर फॉर्म में मैग्नीट्यूड और इंपीडेंस एंगल का रेशो है। और जब हम पोलर फॉर्म में डिवीजन करते हैं तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड का डिवीजन हो गया है, तो आरएमएस करंट आरएमएस वोल्टेज में कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस का डिवीजन करने से आ गया है, और ये थीटा एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ऊपर माइनस थीटा हो गया है, तो फाई माइनस थीटा हो गई है। ये सारी करंट वोल्टेज रिलेशनशिप को समझना बेहद आसान है अगर हम ये कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस का ये जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है, इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसी पोजीशन है, इसे ड्रॉ करना सीख लेते हैं, और आर और एक्स के ड्राइंग से जेड के साथ एक इंपीडेंस ट्राइंगल बनता है, और वही इंपीडेंस ट्राइंगल वोल्टेज फेजर डायग्राम बन जाता है। ये जो नेट रिएक्टेंस है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात का अंतर है। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है तो ये +J टाइप होगा। जरा जानते हैं कि रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इंपीडेंस का ये जो ट्राइंगल है वो कैसे बनता है। हम रेजिस्टेंस को रियल पार्ट है हॉरिजॉन्टल लाइन पे शो करते हैं, और ये जो ऊपर है +J उसमें XL आ गया है। हमने जाना था कि XL का साइन +J है, और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ωc था उसका साइन -J था, तो वो नीचे यहाँ रेजिस्टेंस था, तो ऊपर +J है, नीचे -J नोटेशन है। अब आप देखिए XL और XC ये वेक्टर हैं ऑपोजिट डायरेक्शन के, और ऑपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर को जब हम सम करते हैं तो XL के हेड पे XC की टेल रख के, ये जो पहले वेक्टर की टेल है और दूसरे वेक्टर का हेड है, वो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। तो मैंने पाया कि XL और XC का जो समेशन है, वेक्टर समेशन, वो सब्ट्रैक्शन से आया, और वो नेट रिएक्टेंस +J टाइप हो गया है। एक RLC सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस में इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर न्यूमेरिकली बढ़ा था तो इन दोनों के डिफरेंस से ये नेट रिएक्टेंस आ गया है, और ये रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस 90 डिग्री एंगल पे दो वेक्टर हो गए हैं। इनका सम निकालने के लिए मैंने पैरेललोग्राम बनाया, और R के साथ जब मैंने XC का ये सम किया है तो ये जो डायगोनल है वो मेरा कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस हो गया है, जिसे मैंने Z से डिनोट किया है। यहाँ पर 4 क्वांटिटीज हैं, रेजिस्टेंस, नेट रिएक्टेंस शुद्ध प्रतिघात, कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस प्रतिबाधा, और ये थीटा प्रतिबाधा का कोण। इनके बीच में पाइथागोरस और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रिलेशन है, उनकी मदद से इन चारों में से R, X, Z और थीटा में से कोई 2 मालूम हो तो बाकी 2 हम मालूम कर सकते हैं। अगर दिए गए RLC सीरीज सर्किट में कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू -J टाइप, इंडक्टिव रिएक्टेंस +J टाइप से ज्यादा है, तो नेट रिएक्टेंस -J टाइप -X आता है। यहाँ XL और XC ऑपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर हैं, तो हमने जब इनका समेशन किया तो वो न्यूमेरिकली सब्ट्रैक्ट हो गए हैं। मैंने XC के हेड पे XL की ये टेल रखी, और पहले वेक्टर और दूसरे वेक्टर के बीच में ये मेरा रिजल्टेंट नेट रिएक्टेंस -J टाइप हो गया है, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा है। तो मेरे सर्किट में रेजिस्टेंस R है, नेट रिएक्टेंस -JX कैपेसिटिव नेचर का है, और इन दोनों का समेशन मैं निकाल सकता हूं पैरेललोग्राम बना के। मैंने R के साथ ये -JX करके ये जो डायगोनल है वो कैलकुलेट कर लिया है, और ये डायगोनल इंपीडेंस Z हो गया है, और R और Z के बीच में ये जो थीटा है वो इंपीडेंस एंगल हो गया है। अगर कैपेसिटिव सर्किट में नेट रिएक्टेंस -J टाइप है तो Z की लोकेशन R के साथ क्लॉकवाइज आती है, और क्लॉकवाइज थीटा एंगल को हम नेगेटिव एंगल कहते हैं। तो हम कहते हैं कि इस सर्किट में इंपीडेंस एंगल नेगेटिव है, और जानेंगे कि ये R, X, Z और थीटा 4 क्वांटिटीज के बीच में हमारे पास पाइथागोरस और ट्रिग्नोमेट्री के जो 2 रिलेशनशिप आई हैं, उससे R, X, Z, थीटा 4 में से कोई 2 मालूम है तो बाकी 2 मालूम किए जा सकते हैं। और यही रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इंपीडेंस, प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा का ये जो त्रिभुज है वो करंट फेजर के साथ रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और सप्लाई वोल्टेज की वोल्टेज फेजर डायग्राम बन जाता है। मुझे एक RLC सीरीज सर्किट दिया हुआ है जिसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरणिक प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात XC से ज्यादा है,
और नेट रिएक्टेंस इंडक्टिव नेचर का है, तो एक्सएल में से एक्सी सब्ट्रैक्ट होकर नेट एक्स प्लस जे टाइप हो गया है। और हम इन दोनों की जगह जब एक रिएक्टेंस निकाल चुके हैं, हम कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस निकाल सकते हैं। लेकिन यही इंपीडेंस ट्राइंगल किस तरह से वोल्टेज फेजर डायग्राम बनता है उसे समझने के लिए हम ये जो करंट फेजर है ऑरेंज डायरेक्शन में हमारा जो वेक्टर है, इसे हमने हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन पे रोका। जब हम करंट फेजर को हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन पे रोक लेते हैं तो एक बड़ी खूबसूरत बात है, रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वोल्टेज जिस समय करंट को समय रोककर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन पे रेफरेंस पोजीशन पे रखा है तो आर की वोल्टेज आर की लाइन पे आएगी। और हमें पता है आर की आरएमएस वोल्टेज रेजिस्टेंस के साथ आईआर रिलेशन रखती है, आर के प्रोपोर्शनल है। और इंडक्टिव रिएक्टेंस की वोल्टेज इंडक्टेंस के लाइन में आएगी और ये VL एक्सएल से आई एक्सएल के प्रोपोर्शनल रिलेशन रखती है। और कैपेसिटर की वोल्टेज XC की डायरेक्शन में आएगी और वो आई XC के प्रोपोर्शनल होगी। हम देखते हैं कि VL और VC ऑपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर हैं, तो इनकी रिजल्टेंट वोल्टेज यहाँ नेट रिएक्टेंस वोल्टेज मैं VL में से VC निकाल के पाता हूँ कि वो नेट रिएक्टेंस की डायरेक्शन में आएगी। और R के साथ VR, XC के साथ VC, XL के साथ VL का जो प्रोपोर्शनल रिलेशन है वही X के साथ नेट रिएक्टेंस की वोल्टेज VX का है। और VX की वोल्टेज को मैं कह सकता हूं कि वो इंडक्टर की वोल्टेज और कैपेसिटर की वोल्टेज का न्यूमेरिक डिफरेंस हो गया है और वो इंडक्टिव नेचर का है, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू ज्यादा होने के कारण इंडक्टिव वोल्टेज ज्यादा है। समझते हैं कि रेजिस्टेंस की वोल्टेज और नेट रिएक्टेंस की ये जो इंडक्टिव नेचर की वोल्टेज है, इंडक्टर वोल्टेज और कैपेसिटर वोल्टेज का डिफरेंस, उन दोनों का ये जो फेजर सम है वो टोटल सप्लाई वोल्टेज इंपीडेंस ट्रायंगल से किस तरह से हम प्राप्त करते हैं। हमने सर्किट के रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो डिफरेंस नेट रिएक्टेंस है प्लस जे टाइप इंडक्टिव नेचर का, उन दोनों के वेक्टर समेशन से ये कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस थीटा इंपीडेंस एंगल के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्राप्त कर लिया था। और हमने पाया था कि ये जो LC सर्किट है जिसमें XL की वैल्यू XC से ज्यादा है, वो एक डिफरेंस मैग्नीट्यूड का इंडक्टर जैसा बिहेव कर रहा है, एक RLC सर्किट RL सर्किट जैसा बिहेव कर रहा है, जहां ये इंडक्टिव नेचर का नेट रिएक्टेंस Z को R से एंटी क्लॉकवाइज ऊपर बना रहा है। तो हम कह रहे हैं कि थीटा यहाँ पॉजिटिव इंपीडेंस एंगल है। अब यहाँ Z, R और X और थीटा जो चार क्वांटिटीज हैं उनके बीच में एक पाइथागोरस रिलेशन है। टेन थीटा को हम X अपॉन R कर सकते हैं और X दोनों रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का डिफरेंस है। इसी ट्रायंगल में cos थीटा R बाई Z हो गया है और sin थीटा X बाई Z हो गया है। अब हमने घूमते हुए करंट फेजर को जब हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिया था तो R की वोल्टेज R की लाइन में R से I टाइम्स IR आ गई है। इसी तरह से नेट X की वोल्टेज X की लाइन पे IX I टाइम्स X VX आ गई है। और VX और VR का सम आपको बहुत अच्छा लगेगा, वो Z की लाइन पे आएगा और RXZ ट्रायंगल के प्रोपोर्शनल है हमारा वोल्टेज, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और टोटल वोल्टेज का ट्रायंगल। तो हम कह सकते हैं कि ये Z से I टाइम्स IZ हो गया है। और हमने रिलेशन भी पाया था कि V इजिकल टू IZ। हमने एक और रिलेशन पाया था कि थीटा और फाई न्यूमेरिकली बराबर थे और साइन में ऑपोजिट थे, तो वो आपको दिख रहा है। Z के अलोंग जब वोल्टेज फेजर आया है, जब हमने R के अलोंग करंट लिया था, तो जो एंगल R और Z में है थीटा, वही वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल हो गया है। तो थीटा और फाई बराबर है। और जब Z एंटी क्लॉकवाइज ऊपर है, थीटा पॉजिटिव है, तो करंट क्लॉकवाइज नीचे है। ये ऑरेंज फेजर करंट फेजर है, तो वोल्टेज फेजर और करंट फेजर के बीच में ये जो एंगल है वो नेगेटिव हो गया है। एक L डोमिनेट इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करता है। एक बार फिर आप इस वोल्टेज फेजर डायग्राम में वही पाइथागोरस कैलकुलेशन कर सकते हैं। सप्लाई वोल्टेज, रेजिस्टेंस की वोल्टेज और नेट रिएक्टेंस। ध्यान रहे ये नेट रिएक्टेंस वोल्टेज है जो L और C की वोल्टेज का डिफरेंस है। और हमेशा इस पाइथागोरस कैलकुलेशन करने से पहले आपको नेट रिएक्टेंस वोल्टेज निकाल लेनी है। ध्यान रहे Vx स्क्वायर इज नॉट VL स्क्वायर माइनस VC स्क्वायर, बल्कि वो VL और VC के डिफरेंस का होल स्क्वायर है। इसी तरह से फाई के साथ ये जो वोल्टेज फेजर ट्रायंगल है उसमें 10 फाई हो सकती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर नेट रिएक्टेंस वोल्टेज, बेस रेजिस्टेंस की वोल्टेज। और ये I टाइम्स X है, ये I टाइम्स R है, तो I कट गया, तो जो 10 थीटा का रिलेशन है वही 10 फाई का रिलेशन हो गया है। इसी तरह से अगर R को I से मल्टीप्लाई करूं, Z को I से मल्टीप्लाई करूं, तो IZ सप्लाई वोल्टेज है और ये R की वोल्टेज है, तो cos थीटा R की वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज हो गया है। इसी तरह से sin थीटा रिएक्टेंस की वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज हो गया है। तो आप देखिए चाहे थीटा हो या फाई हो, एक टिक्नोमेट्री का रिलेशन और एक
एक पाइथागोरस, दो रिलेशन से दो क्वांटिटी निकाली जा सकती है। तो वी आर, वी एक्स, वी और करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस में से चारों में से कोई दो मालूम हो तो बाकी दो मालूम किए जा सकते हैं। अगर एक आरएलसी सर्किट में कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज्यादा हो, नेट रिएक्टेंस दोनों का डिफरेंस कैपेसिटिव नेचर का हो, तो उसके फेजर डायग्राम में नेट रिएक्टेंस यहाँ नीचे आएगा और आर और एक्स की वेक्टर कैलकुलेशन से जेड इंपीडेंस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंपीडेंस एंगल थीटा के साथ आ जाएगा। और आप देखिए इस आर एक्स जेड और थीटा ट्राइंगल में एक पाइथागोरस हो सकती है, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ध्यान रहिए परपेंडिकुलर नेट रिएक्टेंस एक्सी और एक्सएल का डिफरेंस है। इसी तरह से टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्स बाई आर हो गया है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस आर बाई जेड हो गया है और साइन थीटा लंबटा कर्ण एक्स बाई जेड हो गया है। जब हम घूमते हुए करंट फेजर को हॉरिजॉन्टल लाइन पे रोकेंगे तो आर की वोल्टेज आर के अलोंग आई टाइम्स आर, एक्स की वोल्टेज नेट रिएक्टेंस की वोल्टेज एक्स की लाइन पे आई टाइम्स एक्स, और इन दोनों का फेजर सम से जो सप्लाई वोल्टेज आएगी वो जेड की लाइन पे होगी और आई टाइम्स जेड होगी। तो आप पाएंगे कि जैसा आर एक्स जेड इंपेडेंस ट्राइंगल था उसके बिल्कुल सिमेट्रिकल रेजिस्टेंस की वोल्टेज, नेट रिएक्टेंस वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज का ये वोल्टेज फेजर ट्राइंगल बन गया है। और करंट को हम रेजिस्टेंस के अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेते हैं, जेड के अलोंग वोल्टेज आती है, तो जो जेड और आर के बीच में एंगल है वही सप्लाई वोल्टेज और सर्किट करंट के बीच में फेज डिफरेंस एंगल फाई हो गया है, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस माइनस जे टाइप डोमिनेट कर रहा था। तो जेड जब आर से नीचे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया तो थीटा नेगेटिव है, और जब थीटा नेगेटिव है तो फाई पॉजिटिव है। इसका मतलब है वोल्टेज से करंट लीड कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसा कि इस फेजर डायग्राम से भी दिख रहा है। इस वोल्टेज फेजर ट्राइंगल में भी हम पाइथागोरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सप्लाई वोल्टेज हाइपोटेनस कर्ण का स्क्वायर, आधार रेजिस्टेंस की वोल्टेज और लंब नेट रिएक्टेंस की वोल्टेज के स्क्वायर के बराबर है। ध्यान रहे ये कैपेसिटर की वोल्टेज और इंडक्टर की वोल्टेज का डिफरेंस है। इसी तरह से हम टेन फाई लंब बटा आधार, एक्स की वोल्टेज और आर की वोल्टेज का अनुपात, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनस वी आर अपॉन वी एस, और साइन फाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एक्स की वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज के रेशियो के रूप में निकाल सकते हैं। एक ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन और एक पाइथागोरस, दो रिलेशन से दो क्वांटिटी की कैलकुलेशन की जा सकती है। चार राशियों में से दो मालूम हो तो बाकी दो मालूम करना हमारी कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स होती हैं। आशा है एक आरएलसी सर्किट में नेट रिएक्टेंस निकाल के इंपीडेंस ट्राइंगल बनाना आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा ये लर्निंग स्टाइल पसंद आता है तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं।